सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 इन 30 मिनट्स, जिसमें कि मैं हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। सो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपके लिए रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। एंड यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और चीज को या किसी किताब को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप कुछ भी ना छोड़ो। एंड लेट्स मेक द बोर्ड्स 2023 योर बेस्ट एग्जाम। थैंक यू। So here we have the second chapter Kings, Farmers and Towns, and जो PDF है इसको एक रिवीजन वीडियो की उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे। वहां पे आपको एक लिंक दिया जाएगा, वहां से यू कैन डाउनलोड इट। नाउ कमिंग टू द कंटेंट पार्ट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक टाइमलाइन से। जहां पे हमने पहले चैप्टर में छोड़ा था वहां से इस चैप्टर तक कैसे पहुंचे उसके लिए एक टाइमलाइन जरूरी है कनेक्ट करवाने हेतु। तो बेसिकली पिछले चैप्टर में हमने जो चीजें पढ़ी थी वो इस पीरियड की थी, 2600 BC से 1900 BC के बीच की चीजें हमने पढ़ी, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन का दौर आया जो कि 1500 से 600 BC तक चला, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली आपकी किताब में कुछ भी नहीं दिया गया है। देन वी हैव 600 BC टू 600 C, दिस इज नोन एज अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। आपका जो सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है एंड जो फोर्थ चैप्टर है वो तीनों के तीनों चैप्टर इन्हीं पीरियड्स पे बेस्ड हैं। तो बेसिकली ये जो 600 BC है जहाँ से अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की शुरुआत होती है, ये एक इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। एंड वो इट इज़ कंसिडर्ड एज टर्निंग पॉइंट क्योंकि हमें दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर तीनों चैप्टर इसी पीरियड के बेसिस पे पढ़ना है, इसी पीरियड के अंदर की चीज़ों को पढ़ना है। इसीलिए समझना जरूरी है कि वो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट। कुछ कुछ कारण है। सबसे पहला कारण कि सबसे पहले जो किंगडम्स हैं, अर्ली स्टेट्स, वो 600 BC के आसपास ही इमर्ज होने शुरू हुए और फिर ये छोटे छोटे किंगडम बड़े बड़े अंपायर में तब्दील हो जाते हैं। नंदा अंपायर, हरियंक अंपायर, फिर मॉडर्न अंपायर आता है। उसके अलावा आयरन का इस्तेमाल अब बढ़ने लगा था। आयरन एक्चुअली इंडिया में 1000 BC के आसपास पहुंच चुका था, बट अभी 600 BC के आसपास आयरन का इस्तेमाल बहुत अलग अलग जगहों पे होना शुरू हुआ, एग्रीकल्चर में, वेपन्स बनाने में, आर्मर्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप चौथे चैप्टर में पढ़ोगे कि इसी दौरान लोगों ने वैदिक अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू किया एंड कुछ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो कि वैदिक अथॉरिटी से इत्तेफाक नहीं रखते थे वो इमर्ज होते हैं, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, अजीविक हो गया। इन्होंने आडंबरों के खिलाफ, इन्होंने अनुष्ठानों के खिलाफ बात की। एंड द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉइन्स। इससे पहले जो ट्रेड था, सील्स का इस्तेमाल होता था, अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ाई था। और वैदिक सिविलाइजेशन में चूंकि ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी तो ज़्यादातर जो एक्सचेंज और ट्रेड है उसमें कॉइनेज या सील्स का अभी तक हमें कोई विशेष नहीं मिलता है। लेकिन कॉइनेज जो है 600 BC के बाद अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो पंच मार्क कॉइन्स हो, गोल्ड कॉइन्स हो, कॉपर कॉइन्स हो, सिल्वर कॉइन्स हो। सो गेटिंग स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चूंकि हम लोग किंगडम्स की बात करना है तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है महाजनपद को पढ़ना। महाजनपद बेसिकली जितने भी छोटे छोटे किंगडम 6th सेंचुरी BC में इमर्ज होते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, महाजनपद मतलब ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। जनपद मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं, और जनपद का एक्सट्रीम वर्जन हो गया महाजनपद। तो इसे अगर साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो इट इज बेसिकली स्मॉल किंगडम। इट इज बेसिकली स्मॉल किंगडम जिसमें आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा, मगध एक महाजनपद था, वज्जी एक महाजनपद था, कौशल एक महाजनपद था। आपको ये बताने कि आप किस इलाके में रहते हैं। अगर आप यूपी बिहार के इलाकों में रहते हैं तो आपको ये बताने कि आपका इलाका किस महाजनपद के अंतर्गत आता है ना। महाजनपद जो थे ना उसमें से ज्यादातर महाजनपद गंगेटिक प्लेन्स में लोकेटेड थे। गंगेटिक प्लेन्स मतलब वेस्ट यूपी से लेके बंगाल तक का इलाका। कुछ कुछ महाजनपद गंगेटिक प्लेन्स के अलावा भी लोकेटेड थे, जैसे मध्य प्रदेश में, और कुछ पाकिस्तान के साइड में था, कुछ एक आंध्र प्रदेश के साइड में भी था। तो दीज आर सम एक्सेप्शन। बाकी ज्यादातर जो महाजनपद है, ज्यादातर जो शहर उस जमाने में बसाए गए थे वो सारे गंगेटिक प्लेन्स में ही बसाए गए थे। महाजनपद की जो संख्या है वो वैरी करती है टेक्स्ट टू टेक्स्ट। अगर हम जैनिज्म के टेक्स्ट को देखें, बुद्धिज्म के टेक्स्ट को देखें तो संख्या वैरी करेगी, बट एक स्टैंडर्ड जो नंबर है वो लिया गया 16 के करीब महाजनपद थे। कुछ कुछ बहुत फेमस थे, जैसे मगध हो गया, वज्जी हो गया, कौशल हो गया, गांधार हो गया, पांचाल, कुरु, काशी, अवंती एटसेट्रा। अब महाजनपद की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इनकी इमर्जेंस में कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले चीज़ कि आयरन टूल्स का जो है मैसिव यूज़ होना शुरू हुआ। अब आयरन टूल्स यूज़ होते कहाँ पे थे, हथियार बनाने के लिए। और बेसिकली जब हथियारों की बहुतायात बढ़ेगी तो लड़ाई भी बढ़ेंगे, और लड़ाई बढ़ेगी तो एक्सपेंशनिज्म होगा, स्टेट्स क्रिएट होंगे, किंगडम्स क्रिएट होंगे। दूसरा एग्रीकल्चर, खेती और ज़्यादा विकसित होती जा रही थी और लालच जो है बढ़ती जा रही थी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को हथियाना चाहते थे, तो ये भी एक कारण था। एंड इंटेंसिव एनिमल ब्रीडिंग, बहुत ज़्यादा पेस्टोरलिज्म, बहुत ज़्यादा पशुचारण जो है वो फैलता है। तो ये जो 3 कारण है, बेसिकली इसके लिए भी तो ज़मीनों की ज़रूरत है ना, पशुओं को चढ़ाने के लिए भी तो ज़मीनों की ज़रूरत है। इसीलिए लोगों ने एक्सपेंशन
एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी अपनाई और धीरे धीरे अपने दायरों को बढ़ाना शुरू किया और ये दायरे बढ़ाते बढ़ाते छोटे छोटे किंगडम्स में तब्दील हो गए। नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ महाजनपद। सबसे पहले एक चीज जान लो कि जितने भी महाजनपद थे सबकी एक नई कैपिटल होती थी। ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। कभी कभी वो कैपिटल सिटी जो है वो फोर्टिफाइड होती थी, कभी कभी नहीं भी होती थी। ज्यादातर जो बड़े महाजनपद थे उनकी कैपिटल सिटी हमेशा ही फोर्टिफाइड रहती थी क्योंकि खतरा होता था आक्रमण का। और जो बड़े महाजनपद थे उनके पास एक परमानेंट मिलिट्री भी होती थी, एक फिक्स्ड ब्यूरोक्रेसी भी होती थी। जितने भी ये महाजनपद जहाँ पे जो मैंने नाम लिए ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते थे जिनके पास अपनी मिलिट्री और अपनी ब्यूरोक्रेसी थी। रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, ट्रेडर्स वगैरह से ट्रिब्यूट्स लेते थे एक नजराना के तौर पर। और आसपास के स्टेट्स में कभी कभार अगर पैसे की कमी आई, स्कार्सिटी आई, तो कभी आक्रमण भी कर दिया। जैसे काशी वालों ने कौशल पे आक्रमण कर दिया, मगध वालों ने वज्जी पे आक्रमण कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ताकि उधर से धन धान्य लूट के हमारी जो स्कार्सिटी है उसको फुलफिल किया जाए। सो दीज वर सम ऑफ द रेवेन्यू सोर्सेज। गवर्नेंस की बात करें तो दो प्रकार की गवर्नेंस सिस्टम को फॉलो करते थे, एक मोनार्की एंड एक ओलिगार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है? जो व्यवस्था राजा के द्वारा रूल की जाती है उसे मोनार्की कहते हैं। ओलिगार्की मतलब जिस सिस्टम में 3-4 अलग अलग रूलर होते हैं। तो ओलिगार्की में क्या होता है कि चीफ्स होते हैं, अलग अलग चीफ्स होते हैं और उन चीफ्स को कहा जाता था गणपति, ठीक है। तो इसीलिए जो महाजनपद जो ओलिगार्की थे उनको गणसंघ कहा गया, अलग अलग गणपतियों का संघ, दैट इज गणसंघ। और ये जो मोनार्की होती थी ऑब्वियसली चूंकि राजा इसमें रूल करता था तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दैट वाज हेरिडिटरी पोस्ट। लेकिन ये जो चीफ्स होते थे ओलिगार्की में, जिसमें 3-4 अलग अलग चीफ्स मिलकर पूरे के पूरे महाजनपद को रूल कर रहे, वो पोजीशन हेरिडिटरी नहीं भी हो सकती थी। जरूरी नहीं कि एक बार जो चीफ बना उसका बेटा भी दूसरी बार चीफ बनेगा ही। सो दैट वाज नॉट कंपलसरी। कुछ जो इंपॉर्टेंट मोनार्की थी, फेमस मोनार्की थी, इसमें मगध आता है, कौशल आता है, काशी आता है, पंचाल आता है। कुछ ओलिगार्की भी बहुत पॉपुलर थे जिसमें वज्जी आता है, मल्ल आता है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि मोनार्की ज़्यादा पावरफुल थी, ओलिगार्की कम पावरफुल थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारी ओलिगार्की बहुत पावरफुल थी। वज्जी संघ एक बहुत बड़ा महाजनपद था और सिमिलरली मोनार्की भी बहुत पावरफुल थी, मगध भी एक बहुत बड़ा महाजनपद था। तो अब जब हम लोग महाजनपद की बात करते हैं, उसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तब ध्यान आता है मगध का। दैट वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। इसके बारे में आपके चैप्टर का एक कंटेंट है। सो मगध का सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं, वेयर इट वाज लोकेटेड। तो आज का जो मॉडर्न डे बिहार है, शुरुआत यहीं से हुई थी, फिर ये धीरे धीरे फैला, अलग अलग अंपायर्स बने तो इन्होंने पूरा इंडिया ही अपने अंदर संभाल लिया। शुरुआत बेसिकली बिहार से हुई थी, साउथ बिहार से, जो आज का राजगीर पटना का इलाका वहाँ से। पावरफुल इतना क्यों था? बिकॉज उसके पास एक लोकेशनल एडवांटेज था। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास गंगा और उनके नदियों की ट्रिब्यूटरीज की अवेलेबिलिटी है, तो ज़मीनें बहुत फर्टाइल है बिहार में और बंगाल साइड में, झारखंड साइड में। और चूंकि झारखंड भी उस ज़माने में मगध अंपायर का ही पार्ट था, तो आयरन की अवेलेबिलिटी थी, बहुत सारे और भी मिनरल्स की अवेलेबिलिटी थी। एलिफेंट्स बड़े आसानी से मिल जाते थे जो कि वॉर पर्पस के लिए बहुत ही कारगर साबित होते थे। फिर कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, लैंड रूट के थ्रू तो अलग अलग महाजनपद से कनेक्टेड थे ही, इसके अलावा रिवर रूट भी इनका बड़ा तगड़ा था। अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आप एक तरफ उड़ीसा से कनेक्टेड हो, मध्य प्रदेश से कनेक्टेड हो, यूपी से कनेक्टेड हो, बंगाल से कनेक्टेड हो। सो इस कम्युनिकेशन ने भी जो है एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इसके पावरफुल होने में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एम्बिशियस रूलर्स, यहाँ के जो रूलर्स थे वो खाली बैठना पसंद नहीं करते थे। दे हैड द ऑब्सेशन टू एक्सपेंशन, कि मुझे एक्सपेंशन करना है। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, ये जितने भी महाजनपद, मगध महाजनपद के रूलर रहे, इन सब ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे ध्यान दिया। एंड उसके बाद जो मॉडर्न एम्पायर रहा था, दैट वाज द प्राइम एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। अफगानिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश तक अपनी बॉर्डर फैला दी। कैपिटल की बात करें तो सबसे शुरुआती कैपिटल जो थी दैट वाज राजगीह कहा जाता था इसे प्रकृत लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है कि राजा का निवास। एंड आज के ज़माने में ये राजगीर है, साउथ बिहार में लोकेटेड है। बाद में ये कैपिटल शिफ्ट हो गई 4th सेंचुरी BC में पाटलिपुत्र है, जो आज का पटना है वो पहले पाटलिपुत्र था। एंड पाटलिपुत्र किसने कैपिटल शिफ्ट की, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो दैट वाज बेसिकली ऑल अबाउट द मगध। अब बात करते हैं मगध महाजनपद से निकल के मगध में ही एक अंपायर की नींव डाली गई, दैट वाज द फर्स्ट इंडियन अंपायर, मॉडर्न अंपायर। उसके बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न अंपायर का इंट्रोडक्शन लेते हैं एक छोटा सा। शुरुआत हुई चंद्रगुप्त मौर्य से 321 BC के आसपास इसे बसाया जाता है। कहीं पे डेट 321 है, कहीं पे 322 है, तो इन दोनों में बेसिकली कंफ्यूजन है। अब पुरानी चीज़ें हैं तो सर्टेनिटी बहुत कम होगी ऑब्वियसली। कैपिटल इसका पाटलिपुत्र था, क्योंकि 4th सेंचुरी के बाद जो भी मगध में रूल करने आया सब ने पाटलिपुत्र को ही कैपिटल बनाया। अंपायर इसलिए खास है क्योंकि बहुत बड़ा अंपायर था। अफगानिस्तान से लेके नीचे आपका आंध्र प्रदेश, इधर वेस्ट में बलूचिस्तान से लेके ईस्ट में बंगाल, असम तक के इसके जो इलाके हैं वो फैले हुए थे। हमें पता कहाँ से चलता है मॉडर्न अंपायर के बारे में? तो बेसिकली दो प्रकार के सोर्सेज हैं, एक लिटरेरी सोर्सेज एंड एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में कुछ किताबें आ गई, जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र, इंडिका मेगास्थनीज की, और फिर बुद्धिज्म के टेक्स्ट हो गए, जैनिज्म के टेक्स्ट हो गए। पुरानिक टेक्स्ट में भी इनका जिक्र है। फिर बाद के जो 4th सेंचुरी AD के टेक्स्ट हो गए, मुद्राराक्षस,
वारामिहिर ने जो किताब लिखी है, फिर रजत रंगिनी, इन सब में जो है मॉडर्न एम्पायर का जिक्र है। नाउ कमिंग टू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, तो जो अवशेष हमारे पास, चाहे वो अशोका के पिलर्स हो, उसके रॉक एडिक्ट्स हो, इनसे हमें पता चलता है। इनके ज़माने में जो कॉइन्स इशू किए गए थे, पंच मार्क कॉइन्स, उनसे हमें चीज़ें पता चलती है। गुफाएं जो इन्होंने बनाई है उसके एडिक्ट से हमें इनके बारे में पता चलता है। सो दीज आर द मेजर सोर्सेज। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एक इनका कैपिटल होता था, परमानेंट कैपिटल पाटलिपुत्रा, एंड 4 अलग अलग प्रोविंशियल सेंटर थे जो कि 4 अलग अलग कोनों में लोकेटेड थे। एक आपका तक्षशिला था नॉर्थ वेस्ट में, एक उज्जैनी था सेंट्रल इंडिया में, एक साउथ इंडिया में स्वर्णगिरी है, और एक तोसाली था ईस्ट इंडिया में। और ये किस स्टेट में था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि तोसाली वाज लोकेटेड इन विच मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया। कंट्रोल जो है ऑब्वियसली जो प्रोविंशियल सेंटर्स है और जो कैपिटल है वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट था, और रूरल इलाकों में कंट्रोल उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट, उतना ज़्यादा रिजिड नहीं था। अलग अलग कमिटीज़, सब कमिटीज़ बनाई गई थी आर्मी के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक मिलिट्री कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर 6 सब कमिटीज़ थी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेल सेटअप, ऑल क्रेडिट टू चाणक्य। तो चीज़ें बड़ी एफिशिएंट थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। अशोका के रेन से हमें बहुत चीज़ें पता चलती है मॉडर्न एम्पायर के बारे में, और शायद मॉडर्न एम्पायर के सबसे बड़े रूलर अशोका ही रहे थे, तो इनके बारे में अलग से पढ़ना लाजिम हो जाता है। जो इनका रेनिंग पीरियड है वो 272 से 231 बीसी तक का है। हालांकि इस डेट पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा संशय है, कन्फ्यूज़न है। जाना किस लिए जाता है, तो इनके एक्सपेंशन के लिए और इनके गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। पहले शुरुआती के जो इनके रेनिंग पीरियड का समय है, मतलब शुरुआती के जो शासनकाल है, ये बेसिकली इन्होंने एक्सपेंशन पे लगाया। उसके बाद बेसिकली ही वाज नोन फॉर हिज गवर्नेंस एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक सिंपैथी, धम्म का प्रचार प्रसार, इसलिए इन्हें जाना जाता है। धम्म को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, द राइटियस वे ऑफ लिविंग विच वॉज बेसिकली द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स एंड इमर्जिंग पुरानिक सेक्ट्स। जो पुरानिक रिलीजन था उन्होंने भी राइटियस वे ऑफ लिविंग को बहुत ज़्यादा तरजीह दी थी, तो इसको बेसिकली प्रमोट करते थे। धम्मा का कॉन्सेप्ट इन्होंने बुद्धिज्म से अडॉप्ट किया एंड पूरे इंडिया में इसको फैलाया, खास करके साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, ईस्ट इंडिया हो गया। सो इसके लिए इन्होंने अलग ऑफिशियली नियुक्त कर दिया धम्म महामत्ता करके कि आप जाओ जगह जगह लोगों को अवेयर करो कि अच्छे से जिए, रिस्पेक्ट करें लोगों की, नॉन वायलेंस का पालन करें। इस अंपायर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, वाई दिस अंपायर इज सो इंपॉर्टेंट इन आवर हिस्ट्री। तो बेसिकली इस अंपायर को जो फिगर आउट किया गया वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया 19th सेंचुरी में, और उस टाइम में अंग्रेजों ने हमें ये विश्वास दिला दिया था कि इंडिया हैड नो ग्लोरी, हमारे पास्ट में हम हमेशा से ही दूसरों के गुलाम रहे और इंडिया के पास अपना कोई भी ग्लोरियस इतिहास नहीं है। जब इस अंपायर की खोज हुई और पता चला कि इतना बड़ा अंपायर था एंड अशोका ने ये काम किए थे, ये उसकी अचीवमेंट्स थी, तो अशोका एंड दिस अंपायर गेव द सेंस ऑफ प्राउड टू द नेशनलिस्ट, जो उस जमाने के राष्ट्रवादी थे। इन्होंने इस अंपायर को और खास करके अशोका को एक इंस्पिरेशनल फिगर के तौर पे देखा। दिस इज व्हाई दिस अंपायर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको लगभग मॉडर्न इंडिया के जितने भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है उन सब में इसका जिक्र किया गया। नाउ कमिंग टू द पोस्ट मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा आपका खत्म हो जाता है 2nd सेंचुरी बीसी में। उसके बाद की चीज़ें क्या है, क्योंकि हमारे अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में तो मॉडर्न अंपायर के बाद की भी चीज़ें हैं। तो मॉडर्न एम्पायर के बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर है, बिखरता है, तो बहुत पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। सबसे पहले बात कर ले अगर हम लोग नॉर्थ में कैसे कैसे एम्पायर्स उभरेंगे, तो शुंग एम्पायर आएगा जो कि डायरेक्टली मॉडर्न एम्पायर को सक्सीड करेगा। उसके बाद कन्व आएंगे, गुप्ताज आएंगे। साउथ में फिर अलग अलग चीफडम्स उभरते हैं। चीफडम्स मतलब कुछ लोग जिनकी अपनी एक फॉलोइंग थी, ठीक है, फैन फॉलोइंग कह लो, जो भी कह लो, उन्होंने कुछ गाँवों को जीतना शुरू किया। धीरे धीरे 6-8 गाँव जीत लिए, 12 गाँव जीत लिए, 15 गाँव जीत लिए और एक चीफडम स्थापित कर लिया। कोई फिक्स रेवेन्यू सोर्स नहीं होता था, कोई परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था, कोई परमानेंट मिलिट्री नहीं होती थी। धीरे धीरे ये चीफडम और प्रोफेशनल होते गए और ये किंगडम में तब्दील हो गया। फॉर एग्जांपल चोलास, फॉर एग्जांपल पांड्यास, ये सब एज अ चीफ ही उभरे थे जिनके पास कुछ फॉलोइंग थी, कुछ सपोर्ट था। धीरे धीरे उन्होंने उस सपोर्ट से एक चीफडम स्थापित किया और फिर उससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप परमानेंट लगा के किंगडम में ये तब्दील हो गए। चोलास बहुत बड़ा अंपायर बन गया बाद में। नॉर्थ वेस्ट में फिर बदलाव आते हैं क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में भी मॉडर्न अंपायर था, तो इनके जाने के बाद वहाँ पे सेंट्रल एशियन आएंगे, कुशान आएंगे। और इन सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है लिटरेचर से मिलती है, अलग अलग प्रकार के लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है। मुद्रा राक्षस हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, कादम्बरी हो गया। देन वी हैव कॉइन्स, जो उस जमाने के कॉइन्स थे, चाहे वो कुशानों ने जो इशू किए, इंडो ग्रीक्स ने जो इशू किए, गुप्ताज ने जो इशू किए। देन वी हैव इंस्क्रिप्शंस, अलग अलग टाइप के इंस्क्रिप्शंस है। फिर प्रशस्ति है, जो एक प्रेज लिटरेचर होता था, राजाओं के बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए लिखा जाता था। तो दीज आर द सोर्सेज दैट वी हैव टू स्टडी दीज अंपायर्स। अब जब ये मॉडर्न अंपायर के बाद के जो जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स या चीफडम्स या अंपायर थे, इनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि इन्होंने अलग अलग टाइप की ना किंगशिप को धारण किया। अलग अलग टाइप की किंगशिप मतलब अलग अलग टाइप के किंगशिप के कॉन्सेप्ट को। कुछ लोग आए जिन्होंने अपनी जो किंगडम है वो स्थापित की चीफडम के जरिए। पहले वो लोगों के चीफ बने, पहले उनके पास कुछ सपोर्ट था। उस सपोर्ट से उन्होंने क्या किया, पहले उन्हें फॉर एग्जाम्पल 2 गाँव के लोग सपोर्ट करते थे। अब 2 गाँव के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने तीसरे गाँव को हरा दिया, तीसरा गाँव भी मिल गया। ऐसे करते करते इन्होंने 40-50 गाँव इकट्ठे कर लिए और फिर उन सब गाँवों को इन्होंने कह दिया कि ये मेरी टेरिटरी होगी और इसका मैं मुखिया हो गया। और फिर धीरे धीरे उसके वंश में आगे और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग आएंगे और धीरे धीरे ये चीफडम फिर और एक्सपेंशन
और अच्छा रेवेन्यू सोर्स बिल्ड करते हुए एक किंगडम में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से चोलास, चेरास, पांड्यास जितने भी किंगडम है शुरुआत में चीफडम बन के ही उभरे थे। एक आइडिया और था डिवाइन किंग्स का, और जितने भी चीफडम है वो तमिलाकम टेरिटरी में उभरे थे। तमिलाकम टेरिटरी मतलब जो मॉडर्न डे का तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला का इलाका है, ये सारे तमिलाकम टेरिटरी में आते हैं। कुछ श्रीलंका का भी जो पोर्शन है वो तमिलाकम में आता है। एक आइडिया था डिवाइन किंग्स का। बेसिकली देखो, मॉडर्न अंपायर के बिखरने के बाद क्या हुआ है कि इतना बड़ा अंपायर जब बिखरता है ना, तो चारों तरफ जो है वो एनार्की सिचुएशन आ जाती है, केओटिक सिचुएशन आ जाती है कि अब कौन। तो जितने भी नए अंपायर आ रहे थे उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको एक्सेप्टेंस जीतने में मुश्किल हो रही थी। तो एक तरीका जो राजाओं ने अपनाया वो था कि अपने आप को ना डीटीज से एसोसिएट कर लो, अपने आप को देवताओं से एसोसिएट कर लो। तो कुछ अंपायर्स ऐसे थे जिनके राजाओं ने देवताओं से जुड़े टाइटल्स लेना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल कुशानों ने अजीबोगरीब टाइटल लेना शुरू किया, सातवाहनों ने अजीबोगरीब टाइटल लेना शुरू किया। और ये सब टाइटल्स इसलिए लेते थे बिकॉज इनकी ओरिजिन ऑब्सक्योर थी। ओरिजिन मतलब क्या, जो जनता थी, चूंकि इनका इनका जो ओरिजिन था वो क्षत्रिय बैकग्राउंड का नहीं था, तो जनता बहुत स्केप्टिक थी। स्केप्टिक मतलब जनता बहुत ज़्यादा डाउट करती थी कि क्या ये हम पे रूल करने लायक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुशानों की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे। सातवाहनों की बात करें तो ये ब्राह्मण थे। एंड एज पर धर्मशास्त्र के बारे में तीसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे, उसके अनुसार ब्राह्मण जो है रूल नहीं कर सकते, क्षत्रिय कर सकते। तो इन सबको लोकल एक्सेप्टेंस जीतने के लिए अलग अलग टाइटल्स अडॉप्ट करने पड़े। जैसे कुशानों ने गॉड लाइक टाइटल्स अपनाए कि देवपुत्र, राजा का नाम होता था उसके आगे देवपुत्र लिखा होता था। दीज काइंड ऑफ टाइटल्स वेयर अडॉप्टेड टू गेन द लोकल एक्सेप्टेंस। इसके अलावा कुछ राजाओं ने और एक स्टेप आगे जाके अपने राजकवियों को कहा कि आप अपनी जनता को और आने वाली जनरेशन को हमारे अच्छे कामों के बारे में बताओ। तो ये जो उनके राजकवि थे, जो उनके कोर्ट पोएट्स थे, इन्होंने इनके अच्छे कामों को बड़ा एग्जैजरेट करके बताया ताकि जो कंटेम्पररी ऑडियंस थी, उस जमाने की ऑडियंस थी, वो तो राजाओं को रिस्पेक्ट कर ही करे, इसके अलावा आने वाली जनरेशन भी रिस्पेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल पराग प्रशस्ति आप जब देखोगे तो उसमें समुद्रगुप्त को वरुण से कंपेयर किया गया, इंद्र से भी सुपीरियर दिखाया गया, विष्णु से कंपेयर किया गया। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था, समुद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट रूलर बट ये कंपेरेबल नहीं थे। इसलिए किया गया क्योंकि एक आने वाली जनरेशन को और उस जमाने की ऑडियंस को ये मैसेज देना था कि आपका राजा कितना ग्रेट है। सो दीज ऑल वेर द टैक्टिक्स टू गेन एक्सेप्टेंस, लोकल एक्सेप्टेंस। तो इस प्रकार से जो किंगशिप की अलग अलग अवधारणाएं हैं वो पोस्ट मॉडर्न एरा में फैली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कंट्री साइड। अगर हम लोग अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो ये सेकंड चैप्टर बेसिकली है ही आपका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के ऊपर, ट्रेड कैसा होता था, एम्पायर्स के बारे में आप पढ़ोगे। और वही थर्ड चैप्टर में आप इस अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के सोशल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ोगे। तो गांव देहातों की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले हमें पता कहाँ से चलता है, द कंट्री साइड ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। वी गेट टू नो अबाउट देम फ्रॉम फ्यू इंस्क्रिप्शंस। बहुत कम इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं गाँव देहातों के बारे में, लेकिन जो मेजर सोर्स है दैट इज जातका एंड पंचतंत्र की कहानी, इन्हीं से हमें पता चलता है। और इसमें भी बहुत लोगों को इग्नोर किया गया। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो ये कथाएं हैं, ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है वो किसानों के ऊपर है, वो ज़मींदारों के ऊपर है। ठीक है, इसमें शिकारियों का जिक्र नहीं है, इसमें जो मल्लाह होते थे उनका जिक्र नहीं है, जो पशुचारण करते थे पैस्टोरलिस्ट थे उनका जिक्र नहीं है। सो दीज सोर्सेज आर ऑल्सो नॉट इनफ टू स्टडी ऑल द कंट्री साइड। इसके अलावा कंट्री साइड की बात करते हो तो एग्रीकल्चर की बात तो करनी ही पड़ेगी। एग्रीकल्चर में बदलाव किस तरीके से आया था? एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली एक प्राइमरी सोर्स होगा ही ऑक्यूपेशन का, लेकिन ये जो एग्रीकल्चर था ये हड़प्पा साइड के एग्रीकल्चर से या वैदिक एग्रीकल्चर से अलग कैसे था? तो अलग कुछ कारणों से था। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जो उत्पाद है वो बढ़ा, तो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी। किन कारणों से बढ़ी? सबसे पहली चीज़ तो आयरन टिप्ड प्लो का इस्तेमाल शुरू हुआ। हल जो थे पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, अब लकड़ी के मुहाने पे उन्होंने क्या किया, लोहे का वो टिप लगा दिया। अब इससे क्या है कि अब ज़्यादा डीप में खुदाई होगी, दैट मीन्स जल्दी से खुदाई होगी एंड जो टाइम है वो कम लगेगा। सो ये एक तरीके से उत्पादकता बढ़ाने का टूल है। ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जो जहाँ पे रेन वाटर अच्छे खासे मात्रा में आता था वहाँ पे जो राइस या पैडी का प्रोडक्शन है वो ट्रांसप्लांटेशन से भी हो सकता है। हालांकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा मेहनत कश प्रोसेस है, बट ये एक अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। इरिगेशन के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। वेल्स खुदवाए गए, टैंक्स बनवाए गए, कैलास बनवाए गए। जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, ज़मींदारों का कॉन्सेप्ट तो उस ज़माने में नहीं आया था, बट जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, गृहपति जिन्हें हम कहते हैं, और स्टेट्स भी इन इरिगेशन वर्क्स को करवाती थी ताकि पीजेंट्री का जो है वो प्रोडक्शन बढ़ सके। तो अब जो गांव थे उसमें ऐसा नहीं था कि सोसाइटी वाज एगैलिटेरियन, कि सबके पास एक ही प्रकार का पैसा है और सब लोग सुखी संपन्न है। कुछ लोग बहुत गरीब थे, कुछ लोग मीडियम क्लास के थे और कुछ लोगों के पास बहुत पैसा था। सो देयर वाज अ सोशल डिफरेंस थ्रू आउट द इंडिया, चाहे वो साउथ इंडिया की बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो अगर हम लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट को देखते हैं, जैनिज्म के टेक्स्ट को देखते हैं, तो 3 कैटेगरी हमें बताई गई है। सबसे पहला होता था लार्ज लैंड होल्डर्स, और ये ज़मीनें उनको देता कौन था? तो ज़मीनें उनको देते थे राजा या रानियाँ, कभी कभी एक्सेप्शन केस में रानियाँ या राजकुमारियों ने जो है लैंड ग्रांट्स दिए हैं। तो इस तरीके से कुछ आदमी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हो जाती थी। दे वर कंसिडर्ड टू बी द लार्ज लैंड होल्डर्स, जिनको गृहपति कह सकते थे। गृहपति तो हालांकि स्मॉल पीजेंट्स को भी कहते थे, इन दोनों कैटेगरी के लोगों को गृहपति कहते थे।
लैंडलेस लेबर्स भी बहुत सारे थे जिनके पास ज़मीनें नहीं है, जो दूसरों के यहाँ बंधुआ मजदूरी करते हैं, गुर्बत में जीते हैं। साउथ इंडिया में ही जो हमें तमिल टेक्स्ट है, संगम टेक्स्ट है, उनसे पता चला है कि वहाँ भी 3 प्रकार की कैटेगरी थी। सबसे पहले बेलालार, जो कि अगेन लार्ज लैंड ओनर्स होते थे। फिर उजवार आते थे, ये टर्म्स आप याद रखेंगे, सीयूटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उजवार जो जिनके पास मामूली सी ज़मीनें होती थी लेकिन कहीं पे उन्हें नौकरी नहीं करनी पड़ती थी, अपना गुजारा चल जाता था। और फिर अदमी, जो स्लेव्स के कंपेरेबल थे, जो स्लेव्स ही थे, इनके पास ज़मीनें नहीं है और इनको अपने गुजर बसर के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है। ये जो सोशल डिफरेंसेस है, इनके क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण ही है लैंड ग्रांट्स। मतलब कुछ लोगों को भारी मात्रा में ज़मीनों की अथॉरिटी दी गई, इसलिए तो ये सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हुए ना। तो ये लैंड ग्रांट्स आखिर दिए क्यों जाते थे और किन्हें जाते थे वो देख लेते हैं। तो दिए जाते थे बेसिकली ब्राह्मणों को और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कोई मठ हो गया, मंदिर हो गया, इन सबको लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। दिए किस लिए जाते थे? पहला कारण एग्रीकल्चर एक्सटेंड कराने के लिए। अगर किसी इलाके में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उत्पाद बढ़ाना है, तो राजा क्या करेंगे, इस पूरे इलाके को किसी एक आदमी को सौंप देंगे और कहेंगे कि ये ज़मीन अब तुम्हारी हुई, तुम्हारा काम है इसमें और ज़्यादा प्रोडक्शन करो, लैंड रेवेन्यू कमाओ, कुछ हिस्सा खुद के पास रखो, कुछ हिस्सा हमें दे दो। सो ये एक तरीका होता था एग्रीकल्चर एक्सटेंड करने का। दूसरा, विन एलाइज। फॉर एग्जांपल अगर कहीं का जो लोकल मास्टर है, फॉर एग्जांपल मगध के ही साम्राज्य की बात कर लेते हैं, वहाँ पे हालांकि मगध के ज़माने में तो लैंड ग्रांट्स वगैरह नहीं दिए गए, लैंड ग्रांट्स देने का चलन बाद में शुरू हुआ, बहुत बाद में। तो मान लेते कहीं का एक आदमी है जिसके पास बहुत सपोर्ट आ गया। अब राजा को डर है कि ये शायद मेरे लिए खतरा न बन जाए, तो राजा ने उसको जीतने के लिए, उसको मनाने के लिए क्या किया, थोड़ी सी ज़मीनें उसे दे दी। तो एक एलाइज को जीतने के टूल के तौर पे भी लैंड ग्रांट्स का इस्तेमाल किया जाता था। कभी कभी फेक पावर भी दिखाते थे लैंड ग्रांट्स देके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल के लोग दान दक्षिणा दे के दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, ऐसे ही उस जमाने के लोग भी, जो राजा थे, वो भी लैंड ग्रांट्स दे के दिखाते थे कि हमारे पास तो ज़मीनों की कोई कमी नहीं है, वी आर बेसिकली एग्जिबिटिंग अवर पावर, एग्जिबिटिंग अवर रिसोर्सेज। लैंड ग्रांट्स के फीचर की बात करें तो सबसे पहला फीचर है कि लैंड ग्रांट साइज में डिफर करते थे। ऑब्वियसली हो सकता है अगर 2 आदमी को लैंड ग्रांट दिया गया तो एक को थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन दी जाए, एक को थोड़ा सा कम ज़मीन दिया जाए। राइट्स में भी डिफर करते थे, किसी किसी ज़मीनों पे बहुत राइट्स दिए जाते थे लैंड होल्डर को। फॉर एग्जांपल एक ज़मीन मैंने किसी को दे दी, उसका नाम काशी है, काशी को कहा कि तुम्हें जो ज़मीन दी है उस पर तुमसे मैं कोई टैक्स नहीं लूँगा, सारा का सारा लैंड रेवेन्यू तुम्हारा ही है, कोई आके तुमसे कोई ट्रिब्यूट नहीं मांगेगा, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, जो भी जंगल का उत्पाद है, सारी चीज़ें तुम रखो, अपने हिसाब से जियो। वहीं पे एक और आदमी है जिसको मैंने लैंड ग्रांट दिया है, जिसपे मैं बहुत बंदिशें लगाऊंगा कि लैंड रेवेन्यू तुम्हें हमें देना पड़ेगा, कुछ हिस्सा तुम रख सकते हो, फिर हम लगान वसूलेंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमारे पास सारा का सारा आएगा, ठीक है, ग्रास तुम्हें देना पड़ेगा, शहद तुम्हें देना पड़ेगा, हीरा पन्ना तुम्हें देना पड़ेगा। सो ये कुछ राइट्स में भी डिफर करते थे लैंड ग्रांट। एक लैंड ग्रांट होता था अग्रहणा, जो स्पेसिफिकली ब्राह्मण स्कॉलर्स को दिया जाता था, इसलिए दिया जाता था क्योंकि इनकी बड़ी इज्जत होती थी। तो अगर गांव के बुजुर्गों की आप इज्जत करेंगे, पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करेंगे, तो गांव के लोगों में भी एक अच्छा सद्भाव का माहौल बनता है। तो ऐसे जो ब्राह्मण स्कॉलर्स थे, इनको ये दान भी दिया जाता था। और इसमें कोई भी जो राइट है वो सरकार के पास नहीं होता था, कहते थे कि कंप्लीटली ज़मीनें आपके पास ही हो गई है, ठीक है। तो जो ये लैंड दिया जाता था ना, जिसे, उसे प्रधान कहते थे, अंग्रेजी में लॉर्ड। और जो जो पॉपुलेशन उस पूरे इलाके में रह रही थी, जो लैंड ग्रांट के तौर पे दिया गया है, उस पॉपुलेशन को कहा कि अब आपके मालिक ये हैं, आपको इनके हर एक आज्ञा का पालन करना है, यू हैव टू ओबे ऑल द डिसीजन ऑफ दिस लॉर्ड। और लैंड ग्रांट के बारे में पता कैसे चलता है, तो बहुत सारे स्टोन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, फिर कुछ कॉपर प्लेट्स। ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द लैंड ग्रांट्स वो हमें कॉपर प्लेट से पता चलता है, ठीक है। कॉपर प्लेट्स बहुत भारी मात्रा में लोगों ने इशू करवाए, इंस्टॉल करवाया, राजाओं ने इशू करवाए, किसी ने स्वेच्छा से किसी ब्राह्मण स्कॉलर को दिया। जरूरी नहीं कि केवल राजा ही देते थे, मेरे पास ज़मीन है तो मैं भी ब्राह्मण स्कॉलर को दे दूंगा, ताकि एक अच्छा भी लगे कि हाँ, जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है उसको मैं लैंड ग्रांट दे रहा हूँ, और दिखावे के लिए भी कि हाँ चलो देखो हमने कितना एक कंट्रीब्यूशन किया समाज के लिए। जैसा कि आज दिखावे के लिए लोग दान पुण्य करते हैं, वैसा उस जमाने में भी ह्यूमन कॉन्सेप्शन था ही। नाउ कमिंग टू द टाउन्स। अब हमने पढ़ लिया कंट्री साइड के बारे में, अब शहरों के बारे में पढ़ना लाजिम हो जाता है। तो जो शहर थे बेसिकली, इस ज़माने में जो शहर आपके मर्ज होते हैं 600 BC के बाद, उन्हें सेकेंड अर्बनाइजेशन की कैटेगरी में रखा गया। अब आप कहोगे कि सेकेंड अर्बनाइजेशन मतलब फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ? फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो हुआ है वो आपका हड़प्पा सभ्यता के दौरान हुआ। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो भी सिटीज उभरी थी, दैट वाज द फर्स्ट सिटीज डेवलप्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन में शहरों का उद्भव नहीं होता है, इमरजेंस नहीं होता है। उसके बाद जो शहर बसाया गया वो इसी महाजनपद के दौर में, और ये 600 BC के बाद ही बसाया गया, इसीलिए इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन के तौर पर जानते हैं। ऑल द सिटीज टाउन्स डेवलप्ड इन द गैंगेटिक प्लेन्स। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे तक्षशिला हो गया उधर नॉर्थ वेस्ट में, इधर आपका उज्जैनी हो गया, माहिष्मती हो गया, ठीक है, कुछ ईस्ट में भी था, लेकिन ईस्ट में भी जो ज़्यादातर पोर्शन है वो तो गैंगेटिक प्लेन्स में ही आता है। कुछ फेमस टाउन्स है सेकेंड अर्बनाइजेशन के, तो पाटलिपुत्रा हो गया, उज्जैनी हो गया, पुहर हो गया, मथुरा हो गया, तक्षशिला हो गया।
अब हमें टाउन्स के बारे में पता कैसे चलता है, तो एक वोटिव इंस्क्रिप्शन है। वोटिव इंस्क्रिप्शन मतलब जो टाउन्स के ज़्यादातर लोग थे ना, वो जब किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कुछ दान में देते थे तो एक वोटिव इंस्क्रिप्शन इशू करवाते थे। पत्थरों पे लिखा होता था या कॉपर प्लेट्स पे लिखा होता था, तो उनसे हमें पता चलता है कि ओके, ये आपके गोल्ड स्मिथ थे, ये ब्लैक स्मिथ थे और इन्होंने इसको दान दिया, ये करते थे। तो ये वोटिव इंस्क्रिप्शन एक बहुत अच्छा सोर्स है शहर के लोगों के बारे में जानने हेतु। गाँव के लोग ज़्यादातर वोटिव इंस्क्रिप्शन इशू नहीं करवाते थे, तो गाँव के लोगों के बारे में वोटिव इंस्क्रिप्शन नहीं कुछ बताता है। आर्टिफैक्ट्स एक बहुत बड़ा साधन है। शहरों में बहुत भारी पैमाने पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, बहुत सारी चीज़ें ट्रेड के लिए बनाई जाती थी, तो वो जो सामान मिले हैं एक्सकेवेशन के दौरान, दीज काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स आर ऑल्सो अ गुड सोर्स टू नो अबाउट द टाउन्स इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। अब शहरों में दो प्रकार की आबादी रहती थी, एलिट्स और कॉमन पीपल। एलिट्स जो है वो किलेबंद इलाकों में रहती थी क्योंकि इन्हें अपनी जान माल का खतरा होता है ओबियसली, और ये जो महंगी सामान है उसको यूज़ करते थे, जैसे एक ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता था, एक खास प्रकार की पॉटरी है, अलग अलग वेजल्स होते थे, वेपन्स होते थे। कॉमन लोग जो थे उसमें ज़्यादातर आपके क्राफ्ट्स पर्सन आ गए, गोल्ड स्मिथ आ गए, हंटर्स आ गए, सारे लोग जो है वो मामूली लोग, आम लोगों में आ जाते हैं, आम आदमी। और इनके बारे में हमें वोटिव इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये जब छोटे मोटे दान देते थे तो इन्हें भी एक सोविनियर के तौर पे वोटिव इंस्क्रिप्शन इशू करवा देते थे कि हमने ये दान इस मंदिर को या इस पुजारी को दिया है, इस स्टेट को, और ये मैं हूँ। अपना पूरा डिटेल भी वहाँ पे देते थे। और कॉमन लोग जो थे इनके में एक बड़ी खास बात ये थी कि ये कोलैबोरेटिवली काम करते थे। जैसे क्राफ्ट पर्सन जो थे या मार्केट्स जो थे उनकी अपनी अपनी गिल्ड बनी हुई थी। गिल्ड मतलब श्रेणी, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, कि जैसे अभी जितने भी स्टील के उद्योगपति होते हैं उनका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है, जितने भी मेडिसिन वाले होते हैं उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है, ताकि चीज़ों को वो खुद से कंट्रोल कर सके, दूसरा आदमी ना कंट्रोल करे। सो दिस दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द गिल्ड्स एंड द श्रेणीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाउन्स इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, की इस प्रकार से जो टाउन्स है वो आपके अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में थे। और ये जो हमारे सोर्सेज हैं, वोटिव इंस्क्रिप्शन और आर्टिफैक्ट्स, दीज आर द मेजर सोर्सेज टू गेट टू नो अबाउट देम। टाउन से ही एसोसिएटेड एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑफ ट्रेड। ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट साधन है इस पूरे अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानने हेतु, क्योंकि ट्रेड के दौरान बहुत सारे क्वाइनेज इशू किए गए, एंड यही से हमें पता चलता है कि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में बहुत सारे ऐसे साम्राज्य थे जिनके ट्रेड नेटवर्क साउथ ईस्ट एशिया, रोमन एम्पायर, सेंट्रल एशिया, अरबिया तक फैले हुए थे, चाइना तक भी फैले हुए थे। तो ट्रेड के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि रूट्स कौन कौन से थे। सो वी हैव बेसिकली टू काइंड ऑफ रूट्स। एक हो गया लैंड रूट्स, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ रास्ता, और एक मरीन रूट यानी कि समंदर से जुड़ा हुआ रास्ता। ये आउटसाइड ट्रेड के लिए, इनलैंड ट्रेड के लिए तो ऑब्वियसली अंदर से ज़मीनों का रास्ता है ही, और अंदर में रिवर रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, उसके लिए एक लैंड रूट था आपका जो यूरोप से कनेक्ट होता था, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान के थ्रू आप सेंट्रल एशिया जाते हैं और फिर सेंट्रल एशिया से यूरोप, जो कि सिल्क रूट से मिलता जुलता था। तो एक रूट ये था। यहाँ पे जाने के लिए अक्सर पैदल भी लोग जाते थे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो बुलेट कार्ट्स का इस्तेमाल करते थे, बैलगाड़ी, क्योंकि सामान ढोना ऑब्वियसली। और एक मरीन रूट था जिसमें आप नॉर्थ अफ्रीका जाते थे, फिर वहाँ से यूरोप जाते थे। और नॉर्थ अफ्रीका जाते कैसे थे, तो अरेबियन सी के थ्रू चैनल बना हुआ रेड सी का, वहाँ से जाते थे। और फिर एक रास्ता था साउथ ईस्ट एशिया से जो कनेक्ट होता था इंडोनेशिया, मलेशिया से, तो वो आप बे ऑफ बंगाल के थ्रू जाते थे। तो जो कुछ पोर्ट्स आपके उड़ीसा और बंगाल के साइड के हैं वो बड़े फेमस है, तमिलनाडु के साइड के, क्योंकि वो साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट होते थे। और कुछ पोर्ट्स आपके इधर केरला साइड के, गुजरात साइड के फेमस है, क्योंकि वो रेड सी के थ्रू यूरोप से कनेक्ट होते थे, अरेबिया से कनेक्ट होते थे। तो दीज वर सम ऑफ द रूट्स। कुछ जो साउथ इंडियन मर्केंट्स हैं वो बड़ा प्रॉफिट कमाते थे इन मरीन रूट्स के थ्रू ट्रेड करके। उन्हें मसट्टुवान कहा गया तमिल लैंग्वेज में, और प्रकृत में उन्हें सेठीज या सतवा कहा गया। दीज वर द ट्रेडिशनल ट्रेडर्स जो रिस्क लिया करते थे। ऑब्वियसली जो मरीन ट्रेड है वो आसान काम तो है नहीं, तो रिस्क लेते थे और उनका रिवॉर्ड भी नहीं मिलता था प्रॉफिट के तौर पर। कौन कौन से सामानों का ट्रेड होता था? ट्रेड में दो चीज़ें होती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे सामान थे, इंपोर्ट के लिए भी बहुत सारे सामान थे। सॉल्ट का एक्सपोर्ट होता था, अनाजों का हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि यूरोप और अरेबिया में खेती बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन है वो खेती के अनुकूल नहीं है, खेती के कंपेटेबल नहीं है, वो खेती के कंपैटिबल नहीं है वहाँ पे कंडीशंस। तो क्लॉथ का हम लोग, क्लॉथ में बेसिकली जो सिल्क है, जो कॉटन है, इसका हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। मेटल ओर्स का एक्सपोर्ट करते थे, बिकॉज वी हैड ग्रेट सोर्स ऑफ मिनरल्स। टिम्बर का करते थे, स्पाइसेस, जिसमें कि खास तौर पे ब्लैक पेपर हो गया, सिनेमन हो गया, ये बहुत ज़्यादा एक डिमांडेड, ब्लैक पेपर तो सबसे ज़्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट था। फिर पर्ल्स का ट्रेड करते थे, आइवरी का ट्रेड करते थे, हाथी के दांतों का ट्रेड करते थे, और हाथियों का भी ट्रेड करते थे। एक कहानी मैंने पढ़ी है जहाँ से मगध से हाथी जो है वो गुजरात पहुँचते हैं, गुजरात से नॉर्थ अफ्रीका, एंड देन वो यूरोप जाते हैं, क्योंकि हाथी वगैरह उधर नहीं पाए जाते थे। और वॉर एलिफेंट के तौर पे इनका बहुत बड़ा इस्तेमाल है अपोनेंट्स को डराने में। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ कमोडिटीज वेर यूज फॉर एक्सपोर्ट। इंपोर्ट हम लोग बहुत कम चीज़ों को करते थे, इसीलिए शायद हमारा एक एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, और जिस कारण से बहुत सारा जो बुलियंस है, बहुत सारा सोना चांदी इंडिया में आता था। ये आता रहा ब्रिटिश पीरियड के आने तक। इंपोर्ट बहुत कम चीज़ें करते थे। देखिए आप, इंपोर्ट में ज़्यादातर जो महंगी चीज़ें, क्वाइंस मतलब जो हमें एक्सचेंज में मिलता था वो आता था। क्रूड ग्लास जो कि हमारे पास नहीं था, टिल लिड, ये सब हम लोग इंपोर्ट किया करते थे हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। एक्सचेंज कैसे होता था? तो एक्सचेंज के लिए मैंने कहा कि 600 BC वाज नोन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। कोई सील्स वगैरह का चलन नहीं है, कॉइनेज शुरू हुआ, कॉइन्स का चलन जो है वो
600 BC के आसपास ही शुरू होता है। शुरुआत में पंच मार्क्ड कॉइन्स इशू किए गए थे, जिसमें बेसिकली अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती थी कॉइन्स पे, ठीक है। वो पंच यानी कि प्रेशर देके कॉइन्स पे पिघला के और फिर जो आकृतियाँ बनाई जाती थी। ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स है ये सिल्वर या कॉपर के बने होते थे, एंड दीज कॉइन्स वर इशूड बाय वेरियस महाजनपद। और अगर अंपायर में बात करें तो मौर्य अंपायर ने भी पंच मार्क्ड कॉइन्स ही इशू किया। इसलिए हमें पता नहीं चल पाता कि इस कॉइन को किस राजा ने इशू किया है, बिंदुसार ने किया है, अशोक ने किया है, किसने किया, क्योंकि उस पर न तो राजा के नाम है और ना ही उसकी तस्वीर है, और सारे के सारे एक ही टाइम पीरियड के लोकेटेड है, और सारे के सारे एक ही टाइम पीरियड के हैं। तो इट इज़ हार्ड टू नो कि किस कॉइन को किस राजा ने इशू किया है। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इंडो ग्रीक के ज़माने में, जब उन्होंने ऐसे कॉइन्स यूज़ करने शुरू किए जिस पर राजाओं के नाम और उनके इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो कॉइन्स थे सिल्वर और कॉपर के बने होते थे, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। फिर सिल्वर और कॉपर से ज़्यादा आगे जाके कुशानों ने इशू किया पहला गोल्ड कॉइन, और ये जो गोल्ड कॉइन था ये वेट्स में, डायमेंशंस में रोमन्स के कॉइन से और पार्थियन एम्पायर के ईरान में हुआ था उनके कॉइन से बहुत सिमिलर था। ये इसलिए सिमिलर था क्योंकि ये उनके कंटेम्प्रेरी है, और बहुत ट्रेड होता था रोमन एम्पायर और इंडिया के बीच, पार्थियन एम्पायर और इंडिया के बीच, और कुशानों के ही समय का सबसे ज़्यादा कॉइन कलेक्शन है। दैट मीन्स कि उस जमाने में ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहा होगा, इसीलिए कॉइन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा चलन में थे। और अगर चलन में नहीं होंगे, ज़मीनों के अंदर दबे गए होंगे, दैट मीन्स कि ट्रेड शायद उतना नहीं होता होगा। इसके बाद गुप्ताज आते हैं, उन्होंने भी एज ऑब्वियस गोल्ड कॉइन ही इशू किया, क्योंकि कुशानों ने गोल्ड कॉइन इशू किया था, तो ये भी गोल्ड कॉइन इशू करेंगे। बट खास बात ये थी कि इनके गोल्ड कॉइन में प्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। दियर गोल्ड कॉइन्स वर स्पेक्टेकुलर इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। उसके बाद कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स थी पंजाब और हरियाणा की, ये पैस्टोरलिस्ट थे, बाद में इन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी रिपब्लिक्स बना ली, इन्होंने भी कॉइन्स इशू किए। तो ये जो कॉइन्स थे ज़्यादातर जो है कॉपर कॉइन थे, और इनका जो संग्रह है वो हमें वही कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के साइड में मिलता है। सो दीज काइंड ऑफ कॉइन्स दैट वी हैड ऑफ दिस अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, जो कि इस ट्रेड को फैसिलिटेट करते थे। ट्रेड मरीन रूट्स और लैंड रूट्स दोनों के जरिए होता था। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के आखिरी कंटेंट की, दैट इज इंस्क्रिप्शन। और ये चैप्टर पूरा का पूरा आपके इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही, क्योंकि हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में या मगध के बारे में एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन के जरिए पता चलती है। पहला चैप्टर वाज ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, दूसरा चैप्टर आपके इंस्क्रिप्शन के ऊपर है, तीसरे चैप्टर में आप पढ़ोगे लिटरेचर के बारे में, टेक्स्ट के बारे में, कि टेक्स्ट से कैसे हमें हिस्ट्री पता चलती है, धर्मशास्त्र के बारे में आप पढ़ोगे, महाभारत के बारे में पढ़ोगे। एंड चौथा चैप्टर आपके उसके ऊपर है, स्ट्रक्चर्स के ऊपर है, सांची का स्तूप हो गया, अमरावती का स्तूप हो गया। तो चारों चैप्टर के ये अलग अलग बेसिस है। तो इंस्क्रिप्शन के बारे में जानना ज़रूरी होता है, इसके कुछ फीचर्स भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर कि इंस्क्रिप्शन एक तरीके की लिखाई होती है जो किसी हार्ड सरफेस पे हम लोग करते हैं। अगर हम लोग कागज़ पे लिख रहे हैं या ताम्र पत्तों पे लिख रहे हैं तो वो इंस्क्रिप्शन नहीं कहा जाएंगे, वो मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। इंस्क्रिप्शन में हार्ड सरफेस जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया, पॉटरी हो गया, इन सब पे अगर हम कुछ चीज़ों को लिखते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंस्क्रिप्शन। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होते थे, क्योंकि ये हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे तो डैमेज होना बहुत मुश्किल है इनका। जैसे कागज़ पे आप लिखोगे तो चीज़ें आसानी से डैमेज हो सकती है, बट हार्ड सरफेस उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये बहुत परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे देखे जाते हैं। अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन इशू किए गए थे वो प्रकृत में थे। प्रकृत इज बेसिकली द रीजनल लैंग्वेज, और बाद के इंस्क्रिप्शन फिर संस्कृत में, पाली में, इन सब में भी इशू किए गए। थर्ड थिंग इज कि इंस्क्रिप्शन में कुछ इंस्क्रिप्शन तो डेट्स कैरी करते हैं कि भाई ये कब लिखेगा, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कब का इंस्क्रिप्शन है। और कुछ इंस्क्रिप्शन का हमें नहीं पता चल पाता, तो फिर हम उसे पैलियोग्राफी के जरिए ट्रेस करते हैं। पैलियोग्राफी मतलब किसी लेटर को किस ज़माने में कैसे लिखा जाता था। फॉर एग्जांपल ए को अभी हम लोग ऐसे लिखते हैं, आज से 200 साल बाद हो सकता है ए को ऐसे लिखना शुरू कर दें। तो अब जब आर्कियोलॉजिस्ट देखेंगे ना, और जब देखेंगे कि ए को, जब किसी इंस्क्रिप्शन के लेटर्स को पढ़ेंगे और वो देखेंगे कि ए यहाँ पे ऐसे लिखा गया, उन्हें पता चल जाए कि ये या तो 18 से 21st सेंचुरी के बीच की बात है, क्योंकि उस ज़माने में ए शायद ऐसे लिखा जाता था। तो पैलियोग्राफी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग्स। ओके, और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या कहते हैं वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट डू वी मीन बाय द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में होता क्या क्या था, तो एक तो जो बड़े बड़े राजा थे वो इसे इशू करवाते थे, तो ऑब्वियसली उसमें वो अपने ऑर्डर्स लिखेंगे, अपने अचीवमेंट्स लिखेंगे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कुछ जो कॉमन लोग इशू करते थे तो उसमें जो डोनेशंस वगैरह देते थे उसे लिखवाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शन अब बहुत सारे लोग देखेंगे, तो उसमें आप वही चीज़ें बताना चाहोगे जो आपके बारे में बेस्ट है। सो इसमें डोनेशंस के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, राजाओं के ऑर्डर्स के बारे में, उनकी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में ही हमें देखने को मिलता है। दैट इज़ अगेन वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन की, इसमें बहुत सारी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो डिफेमेटरी हो सकती है, जो नेगेटिव हो सकती है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इंस्क्रिप्शन पढ़ना हमने सीखा, जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है उसको पढ़ना सीखा 2 लिपियों के डिसाइफरिंग के बाद, 2 लिपियों को पढ़ने के बाद, उनकी लिखाई को समझने के बाद। वो एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और एक खारोष्ठी स्क्रिप्ट है। सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाफर किया गया, साथ ही साथ खारोष्ठी को भी डिसाफर किया गया। ब्राह्मी को जो डिसाफर किया गया इसके पीछे लंबी रिसर्च है। शुरुआत से ही जो है 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं और साथ में इंडियन पंडित्स, नॉट 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही इंडियन जो
लिंग्विस्टिक विद्वान है, उन्होंने यूरोपियन स्कॉलर्स के साथ मिलकर ब्राह्मी के स्क्रिप्ट को मिलाना शुरू किया देवनागरी स्क्रिप्ट के अक्षरों से और बंगाली स्क्रिप्ट के अक्षरों से, और धीरे धीरे ये रिसर्चेस आगे बढ़े और फिर जेम्स प्रिंस साहब आते हैं जिन्होंने इन रिसर्चेस के आधार पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाफर किया। लेकिन अशोका के ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपके खारोष्ठी स्क्रिप्ट में अवेलेबल है, और ये बहुत आसानी से डिसाफर हो गया क्योंकि कुछ जो इंस्क्रिप्शन है अशोका के, फॉर एग्जांपल एक शायद आपका अफगानिस्तान में इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रीक में भी लिखी गई है और जो इन्फॉर्मेशन है वो खारोष्ठी स्क्रिप्ट में भी लिखी गई है। तो ग्रीक स्क्रिप्ट को जब हम लोग खारोष्ठी स्क्रिप्ट से कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंग्लिश में मेरा नाम ऐसे लिखा था सुधांशु और हिंदी में ऐसे लिखा आएगा, तो अगर कोई कंपेयर करेगा तो वो ऐसे देख सकता है कि हिंदी में जो स प्रोनाउंसिएशन है उसे इंग्लिश में एस यू करके लिखते हैं। तो इस तरीके से कंपेयर करके ग्रीक लेटर्स चूंकि लोग जानते थे तो उन्होंने खारोष्ठी स्क्रिप्ट को फिर डिसाफर किया लेटर्स को कंपेयर कर करके और फिर इंस्क्रिप्शन को पढ़ा। तो जब इंस्क्रिप्शन को हम लोग पढ़ते हैं और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंस्क्रिप्शंस में कुछ कुछ खामियां भी हैं, कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो वी हैव टू काइंड ऑफ लिमिटेशंस इन द इंस्क्रिप्शन। पहला टेक्निकल लिमिटेशन, होता क्या है कि इंस्क्रिप्शंस बहुत पुराने हैं, हज़ारों साल पुराने हैं, तो कभी कभी जो लेटर्स हैं वो मिसिंग लेटर्स होते हैं या कभी कभी धुंधले हो जाते हैं, तो हमें चीज़ें पता करनी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी इंस्क्रिप्शन का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता चलता, इवन तो वी नो द स्क्रिप्ट, हम पढ़ सकते हैं चीज़ों को बट मतलब नहीं पता चलता, इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सो दीज काइंड ऑफ लिमिटेशंस आर टेक्निकल लिमिटेशन। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल लिमिटेशन भी है, यानी कि इंस्क्रिप्शन में वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उन्हें रिकॉर्ड शायद नहीं भी किया गया होगा, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में ऑर्डिनरी लोगों के बारे में, राजाओं ने शायद जुल्म किए तो किस तरीके से जुल्म किए, कलिंग का क्या इंपैक्ट पड़ा, कलिंग में जब अशोका ने लड़ाई लड़ी तो क्या इंपैक्ट पड़ा, किस तरीके से डेवस्टेशन उधर फैला, इन सब के बारे में ज़्यादातर नॉलेज नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आज के स्टूडेंट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में, उसे इंस्क्रिप्शन में नहीं दिखाया गया। और इंस्क्रिप्शन ऑब्वियसली चूंकि मैं इशू करा रहा हूँ तो मेरे पर्सपेक्टिव से वो बायस्ड होगा, अगर अशोका करवा रहा है तो अशोका के पर्सपेक्टिव से बायस्ड होगा, तो जो भी इशूअर है उसके पर्सपेक्टिव से हमेशा ही बायस्ड होता था। और इसमें फंडामेंटल लिमिटेशन एक और है कि इसमें कॉमन पीपल के बारे में, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की गई है। दीज काइंड ऑफ लिमिटेशंस वी हैव इन इंस्क्रिप्शन, बट कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि इंस्क्रिप्शन एक बहुत बड़ा सोर्स है अगर हमें अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पता करना होता है। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। होप कि आपको इस चैप्टर का जो क्रक्स है वो समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा का पूरा वन शॉट ही बेसिकली 30 से 40 मिनट के अंदर उतार के आपके सामने रख दिया। नाउ इट्स योर जॉब टू रिवाइज, इसको रिवाइज करो, री रिवाइज करो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें। एंड वी आर नाउ ब्रिंगिंग बैक द important question series, important PYQ series, important topic series and many more. So stay tuned on the channel and thank you for watching.